हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट है, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो हमारा अभी थर्ड पार्ट है उसका हम चैप्टर 26 डिस्कस करें, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग में हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिया। आज हमारा थर्ड लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम जो हमारे जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो जुडिक्शन है यानी कि जो उनके क्षेत्र अधिकार है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, यानी कि इन 2 लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शंस का डिस्कस किया था। फिर जजेस के किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स होती है, या हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स की जाती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी एंड अलाउंसेस, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये भी डिस्कस किया था कि रिमूवल प्रोसेस क्या है जजेस को हटाने के लिए। तो उसमें हमने ये बताया था, ये डिस्कस किया था कि जो कोर्ट्स के जो जजेस हैं उसको रिमूव करने के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए क्या है, हमें पार्लियामेंट में यानी कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस के द्वारा ही क्या किया जाएगा, यानी रिमूव किया जाएगा। जिसमें लोकसभा में 110 मेंबर्स की सपोर्ट और राज्यसभा में 50 मेंबर्स की सपोर्ट की जरूरत थी। जिसमें यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या है हटाया जा सकता है। फिर हमने ये देखा था कि 2 कंडीशंस पे ही क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए जो मोशंस लाया जाता है उसके लिए 2 कंडीशंस होने चाहिए। पहला कंडीशंस क्या रखा था कि मिसबिहेवियर, और दूसरा इनकैपेसिटी। इन्हीं 2 बेसिस पे क्या है कोर्ट के जजेस को क्या किया जा सकता था, रिमूव किया जा सकता था। ये चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था। आर्टिकल हमारा 50 क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि जो जुडिक्शन है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्र अधिकार है उसमें हमने ओरिजिनल जुडिक्शन, रेट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एप्लीकेट, एडवाइजरी, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड अदर पावर्स क्या देखने को मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हमारा जो चैप्टर 26 था वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने क्या डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में, ओरिजिनल जुडिक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस किया था। रिट्स के बारे में डिस्कस किया था, ये हमने लेक्चर सेकंड में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेट जुडिक्शंस के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, अपील न्यायिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखिए एप्लीकेट जुडिक्शंस किसे कहते हैं पहले वो समझिए। देखिए अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो किसे माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ये चीज मैंने आपको बताया था। जैसे कि देखिए स्टेट लेवल पे आपको हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखना यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किसको रिजॉल्व कर लेगा, उस डिस्ट्रीब्यूट को कौन सॉल्व करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर स्टेट लेवल पे कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा, स्टेट का हाई कोर्ट रिजॉल्व करेगा। लेकिन यही चीज अगर हम बात करें स्टेट टू स्टेट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, या अगर हम बात करें सेंट्रल वर्सेस कोई स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, तो उसके लिए आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब ये देखिए ये सिर्फ बात स्टेट पे ही इंप्लीमेंट नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेबल जुडिक्शंस के बारे में या अपील के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट अपील कोर्ट भी माना जाता है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एक डिसीजन सुना देता है, चाहे वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट में हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही अगेंस्ट में क्यों ना हो, तो उसे क्या माना जाएगा, फाइनल डिसीजन माना जाएगा। इसके बाद किसी भी कोर्ट में इसे दोबारा से यानी कि एप्लीकेट नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिसे हम बात करते हैं अपील नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ये हमें 3 मैटर में देखने को मिलता है। पहला है एक कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर में, दूसरा है सिविल मैटर में, और तीसरा है क्रिमिनल मैटर में देखने को मिलता है। या अगर हम बात करते हैं जो एप्रूवल है कुछ स्पेशल लीव्स पे भी हमें देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे। अब देखिए अगर हम एप्लीकेट जुडिक्शंस की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल
132, 133, 134 एंड 136 किसके बारे में बात करता है? एप्लीकेट जुडिक्शंस के बारे में बात करता है, यानी कि जो हमारा जो अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, एप्लीकेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अपीलीय क्षेत्र अधिकार कहते हैं। तो उसके तहत क्या है, हमें ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार है हमें वो देखने को मिलता है। अब पहले एक चीज और ये समझिए कि जब हम एप्लीकेट जुडिक्शंस की बात करते हैं तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है या जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, वो क्या कर सकता है? हाई कोर्ट के अगेंस्ट में भी क्या कर सकता है? डिसीजन सुना सकता है। या हम बात करते हैं आर्टिकल 132 क्या कहता है? आर्टिकल 132 में ये बात कहा गया है कि जो हमारा हाई कोर्ट है, किसी भी निर्णय पर, चाहे वो क्या है, सिविल हो या हम फौजदारी की बात करते हैं यानी कि क्रिमिनल की बात करते हैं, जो चाहे फौजदारी हो या हमारा सिविल हो, में किसी भी कार्रवाई से संबंधित हो तो वो क्या है? उच्च न्यायालय यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या किया जा सकता है? अपील की जा सकती है। वही चीज अगर हम बात करते हैं जो आर्टिकल हमारा 133 कहता है, वो क्या कहता है कि जो हमारा दीवानी मामले हैं में क्या है, जो उच्च न्यायालय यानी कि जो हमारा जो हमारा हाई कोर्ट है के निर्णय के विरुद्ध में क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में हम हाई कोर्ट के अगेंस्ट में भी जाकर के क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। और जब जो हाई कोर्ट है उसकी जो भी प्रमाणित यानी कि जो प्रमाणित है यानी कि जो सबूत हैं या जो विटनेस है वो अगर कर दी तो उस मामले का क्या है, अगर हम उस मामले की बात करें तो उस मामले का संबंध क्या, अगर सार्वजनिक महत्व से है तो भी क्या है, वो क्या माना जाएगा? एक यानी कि सारगर्भित कानून प्रश्न से होगा, इसलिए हम उसमें भी क्या कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं एप्लीकेट्स के बारे में, तो देखिए एप्लीकेट्स में सीधी सीधी मतलब ये समझिए कि आप कि चाहे हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई केस है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस के जजमेंट से हम अगर सैटिस्फाइड नहीं है या खुश नहीं है तो हम उसको कहाँ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के पास ये अधिकार मिल जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में भी क्या कर सकता है? फेवर यानी कि जजमेंट सुना सकता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर वो हाई कोर्ट के भी जजमेंट से अगर कोई सैटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार देखने को मिलता है कि वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में भी क्या है, जो वो जजमेंट सुना सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जुडिक्शंस होगा या जो भी जजमेंट होगा वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों पे क्या होगा? यानी कि एप्लीकेट होगा, यानी कि इन्हें वो मानना पड़ेगा। वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इनकार एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। ये मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 132, 133, 134 एंड 136 किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के एप्लीकेट जुडिक्शंस के बारे में बात करता है। तो हाई कोर्ट के अगेंस्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुना सकता है। अगर हम सिविल मैटर की बात करें तो ये भी मैंने बता दिया था कि सिविल मैटर में क्या है, हाई कोर्ट के अगेंस्ट में भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अपना डिसीजन सुना सकता है। अब देखिए अगर हम क्रिमिनल मैटर्स की बात करते हैं, क्रिमिनल मैटर्स में मान लीजिए कि हाई कोर्ट के जजमेंट्स है यानी कि जो भी हेडेड सुनाए गए, तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केसेस चल रहा है, क्रिमिनल केसेस ही चल रहा है, तो उसमें क्या है, 3 कंडीशंस के बेसिस पे क्या है, हम क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट के अगेंस्ट में कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब देखिए पहला कंडीशन क्या कहता है, मान लीजिए किसी भी क्रिमिनल को या तो डेथ की सजा यानी कि मृत्यु की सजा दे दी गई हो या 10 साल के लिए क्या है जेल में रहने की अगर सजा दी गई हो, तो उस केस में भी क्या है, वो विक्टिम क्या कर सकता है, विक्टिम कह लीजिए या क्रिमिनल कह लीजिए, वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट में क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के केस में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। एक तो पहला केस ये है। अब दूसरा केस अगर हम बात करते हैं कि अगर हम दूसरा केस की बात करें, जब किसी भी मान लीजिए लोअर कोर्ट से केस लिया गया, उसमें भी अगर क्या है डेथ सेंटेंस सुना दिया गया यानी कि मृत्यु की सजा दी गई हो या 10 साल के लिए जेल की सजा दी गई हो, तो उसको भी क्या है ऊपरी केस में यानी कि ऊपरी कोर्ट्स में अपील की जा सकती है। फिर देखिए तीसरा तो केस है जो सर्टिफाइड दैट द केस इज फिट फॉर
अपील ऑफ द टू द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए जो तीसरा है उसमें क्या कहा गया है, तीसरा कंडीशन ये है कि यदि हाई कोर्ट के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया जाए, यानी कि प्रमाणित कर दिया जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है, ये यानी कि हम बात करते हैं एपेबल है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अपील कर सकते हैं। यानी कि इन तीन केस में हम क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल मैटर्स में हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में अपील, सॉरी हाई कोर्ट के अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी जो अदर एप्लीकेट्स जुडिक्शंस है वो क्या है, एंजॉय ऑलरेडी किए जाते हैं, चाहे वो सिविल मैटर का हो या क्रिमिनल केस का हो। तो इसके द्वारा क्या है, जो हमारा जो फेडरल ऑफ कोर्ट है वो क्या करता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट एंजॉय करता है। अब देखिए अगर हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो फेडरल में हमें क्या देखने को मिलता है, जिसे हम संघात्मक भी कहते हैं, तो इसमें पावर क्या देखने को मिलता है, डिवाइडेड देखने को मिलता है एक तरीके से। तो देखिए सबसे निचली लेवल पे क्या आता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, उसके बाद आता है हमारा हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर पे क्या होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है। तो देखिए हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में क्या कर सकता है, डिसीजन सुना सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, ये पावर है कि वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट में डिसीजन सुना सकता है। तो इस तरीके से क्या है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है एक तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को भी इंजॉय करता है, और जितने भी जो एप्लीकेट जुडिक्शंस है, चाहे वो सिविल मैटर का हो या क्रिमिनल केस का हो, उसको भी इंजॉय करता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमिट की जाती है जितने भी अपील्स है फॉर एनी केसेस या एनी मैटर, जो किसी भी कोर्ट्स में हो, या हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स हो या हमारी कंट्रीज के अंदर, उसके द्वारा क्या है परमिट की जा सकती है। इस तरीके का पावर हमें देखने को मिलता है किसके पास, हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के पास देखने को मिलता है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम से, तो वो यहाँ से भी इन पॉइंट्स को नोट्स करके अपने हिंदी मीडियम में भी नोट्स बना सकता है। अब बात करते हैं हम एडवाइजरी जुडिक्शन के बारे में। तो देखिए एडवाइजरी में क्या होता है, इसमें सलाह देने की बात आती है। किसकी बात आती है, सलाह, यानी कि एडवाइस देने की बात आती है। अब देखिए अगर हम एडवाइजरी जुडिक्शंस की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 143 किसके बारे में बात करता है, एडवाइजरी जुडिक्शन यानी कि सलाहकार क्षेत्र अधिकार की बात करता है। इसमें क्या है कि जो ये एडवाइस सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्रेसिडेंट को क्या है, दो कंडीशंस पे या दो ओपिनियन पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट से हमारी कंट्री जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। पहला, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हो, या हम तो उसको क्या कर सकते हैं, अराइज कर सकते हैं, यानी कि अराइजन कर सकते हैं, लाइकली अराइज। यानी कि ये समझिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 143 के तहत क्या है कि जो हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है वो दो मैटर्स पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकता है। ये उसके लिए बाइंडिंग नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है प्रेसिडेंट के लिए होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी। तो आर्टिकल 143 क्या कहता है, जब कभी प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि विधि यानी कि जो हमारा लॉ है, या हम बात करते हैं फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी कि जो तथ्य पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंस है, से कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है या उठाने की संभावना है, तो उसमें क्या है जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए क्या है, अथवा किसी अगर हम बात करते हैं या किसी प्रकृति यानी या इसकी जो भी प्राकृतिक नेचर है, या जो हम बात करते हैं प्राकृतिक ऐसी है, तो उस पर क्या है जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। और राष्ट्रपति उस प्रश्न को जो सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस लेंगे उसके लिए वो क्या होगा, परामर्श यानी कि एडवाइजरी के लिए वो एडवाइस के लिए भेज सकते हैं। अब देखिए एक चीज और ये समझिए इसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी सुनवाई पर जो भी अपना जो एडवाइस है वो राष्ट्रपति को जो भी अपना एडवाइस जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेजा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया जो भी एडवाइस है वो हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर क्या है, बाइंडिंग नहीं है, यानी कि वो बाध्यकारी नहीं है। वो डिपेंड करता है या तो प्रेसिडेंट उनको मान भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, यानी कि उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। या बात कर लीजिए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है को ये अधिकार है आर्टिकल 143 के तहत कि अंतर्गत पूछे गए प्रश्न या जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको
व्यर्थ यानी कि वेस्टेज मान के या अनइम्पोर्टेंस मान के उसका उत्तर देने से भी वो क्या कर सकता है, मना कर सकता है। तो ये हमें एडवाइजरी एक यानी कि बात करते हैं जो क्षेत्र सलाहकार क्षेत्र अधिकार, या हम बात कर ले एडवाइजरी जुडिक्शंस, हमें आर्टिकल 143 के तहत देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला है हमारा अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, हमें दो पावर देखने को मिलता है। देखिए अगर हम बात करते हैं रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट करने में, तो पहला देखिए जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या जो भी अगर हम बात करते हैं प्रोसीडिंग है या एक्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है रिकॉर्डेड की जाएगी एज ए मेमोरी की तरीके से, यानी कि उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये जो भी रिकॉर्डिंग्स होगी वो क्या होगा, हर एक कोर्स में क्या होगा, उसके लिए एडमिजेबल होगा, यानी कि उसको मान्य, यानी कि उसका क्या होगा, मान्य होगा हर एक कोर्ट में। उस पर कोई भी कोर्ट उस पर क्या नहीं कर सकता, सवाल नहीं उठा सकता। फिर देखिए जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हो गया या प्रोसीडिंग्स हो गया, उसका जो रिकॉर्ड है वो लीगल प्रेसिडेंट्स होगा या रेफरेंस माना जाएगा हर एक कोर्ट्स में, यानी कि जो भी कोर्ट्स है उसको एक तरीके से क्या माना जाएगा, एक मिसाल की तरीके से माना जाएगा। इसकी तरह माना जाएगा, एक मिसाल की तरीके से उसको मान्यता दी जाएगी। अब देखिए दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास हमें कि ये पावर भी देखने को मिलता है कि कंटेम्प्ट, यानी कि कोर्ट का अपमान करने के जुर्म में क्या है, सिंपल 6 महीने के लिए या तो कैद दी जा सकती है और उस पर 2000 का फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों ही उस पर चार्ज लगाया जा सकता है यदि कोई भी कोर्ट का अपमान यानी कि अपमान करता है, कंटेम्प्ट ऑफ एनी कोर्ट्स अगर करता है या जो कि ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया के अंदर, तो उस पर क्या लगाया जा सकता है, उसे पनिश किया जा सकता है। ये पावर्स भी हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल कंटेम्प्ट। इसका मतलब है कि जो हमारा विलफुल जो डिसओबीडेंस है या एनी ऑर्डर ऑफ जजमेंट्स एक्सेट्रा, मतलब इसका क्या है, यानी कि इसका अर्थ ये है कि जानबूझकर इसका क्या किया जाना, यानी कि जानबूझ के अगर जजमेंट का उल्लंघन किया जाता है तो उसको क्या माना जाएगा, सिविल कंटेम्प्ट। यानी कि जो हमारा अगर हम बात करते हैं कि सिविल मतलब क्या हो गया, एक तरीके से सिविल यानी कि अपमान से माना जाएगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब, कंटेम्प्ट का मतलब हो गया कि इसका मतलब है जो भी पब्लिकेशन है एनी मैटर्स में। अब देखिए अगर हम सिविल कंटेम्प्ट की बात करते हैं, किसी भी पब्लिक यानी कि किसी भी पब्लिकेशंस मैटर या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा ये 3 कंडीशंस यानी कि 3 वर्क किए जाए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ऐसी एक्टिविटीज जो कोर्ट्स के जो पावर्स हैं उसको क्या करता है, कम करता है या उसको अपमान करने का काम करता है। या अगर हम दूसरी बात करते हैं जो भी प्रेसिडाइज है और जो इंटरफ्रेंस है, अगर बात करते हैं ड्यू टू कोर्ट्स ऑफ अ जुडिशियल प्रोसेसिंग, यानी कि यह बात देखिए इसमें क्या कह रखा है, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसमें क्या करना, इंटरफेयर करना। एक तो प्रेसिडाइज का मतलब होता है एक तरीके से पूर्ण विचारधारा बना लेना। ये जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसमें क्या करना, इंटरफेयर करना। इस कंडीशंस में क्या माना जाएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। ये हम बात करते हैं किसी भी अदर तरीके से या अदर मैनर से या किसी भी और तरीके से क्या है, जस्टिस में क्या करना, इंटरफेयर करना या बाधा डालना, क्या माना जाएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, अगर हम कंटेम्प्ट की बात करते हैं तो इसलिए हमें क्या है, कुछ कोर्ट्स के कंटेम्प्ट देखने को मिलता है जिसे हम अपमान्य भी कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ अदर पावर्स क्या क्या देखने को मिलता है। अदर पावर्स अगर हम बात करते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग में बात करते हैं किसके, या तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में फाइनल अथॉरिटी डिसीजंस लेने की किसके पास देखने को मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के पास देखने को मिलता है। या हम बात करते हैं जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए बात करते हैं जैसे कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या मेंबर ऑफ यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, या जो अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा जो रेफरेंस किए जाते हैं उस पर यदि कोई भी मेंबर्स मिसबिहेवियर के लिए क्या है, गिल्टी पाया जाता है, तो उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पर उन्हें क्या है, रिमूव किया जा सकता है। ये इनके लिए क्या है, बाइंडिंग रहेगा, यानी कि ये इसके राष्ट्रपति के लिए क्या है, ये बाइंडिंग रखा गया है। फिर बात करते हैं जो भी पावर से रिव्यू करने के लिए खुद की, यानी कि खुद की
यानी कि बात करते हैं ऑन जजमेंट, यानी कि खुद के द्वारा जो भी जजमेंट दिया गया हो उसके रिव्यू करने की पावर्स हमें देखने को मिलता है। ये बात करते हैं जो भी एथोराइज है विड्रॉल केस पेंडिंग, यानी कि जो भी केस पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर उसको जल्दी से रिजॉल्व करने यानी कि जल्दी से सॉल्व करने के लिए या वापस लेने के लिए भी क्या है या स्वयं निपटाने के लिए भी क्या है वो अधिकृत कर सकते हैं, या किसी भी मामले को हाई कोर्ट के द्वारा क्या है या दूसरे हाई कोर्ट में भी क्या उसको ट्रांसफर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एक ये पावर देखने को मिलता है। या हम बात कर ले या कोई भी अगर या बात कर ले कानून हो गया या डिग्री या किसी भी आदेश को पूरे देश में बाध्यकारी और लागू कराने के योग्य भी माना योग्य भी यानी कि योग्य पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कि जो फाइनल इंटरप्रिएट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का वो कौन देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ही देखने को मिलता है। यानी कि जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशंस का जो फाइनली जो डिस्क्राइब करता है वो किस कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो ये अदर पावर्स देखने को मिल गई। या हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास देश के जितने भी कार्य जितने भी जो अदालत हैं या कोर्ट्स हैं जो या हम बात करते हैं न्यायाधिकरण हैं पर न्यायिक करना या उन पर समीक्षा करना उसको नियंत्रण करने की पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास हमें देखने को मिलता है। और इनके पास क्या है जुडिशियल रिव्यू करने का भी पावर देखने को मिलता है। तो ये सारे पावर्स हमें किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम अपना आज का जो लास्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के बारे में। इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और अदर एडवोकेट देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं देखिए 3 कैटेगरीज रखा गया है। एडवोकेट्स आर अलाउड टू प्रैक्टिस लॉ बिफोर सुप्रीम कोर्ट। पहला क्या था हमारा सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट का मतलब है कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, यानी कि एडवोकेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवक्ता। तो इसमें पहला क्या रखा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय या अगर हम बात करते हैं यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट के द्वारा क्या है जो वकील दिए जाने वाले का जो अगर हम बात करते हैं क्या है ओपिनियन है या हम बात करते हैं किसके बारे में, सॉरी सबसे पहले हम बात करते हैं जो डेजिग्नेशन है यानी कि जो पोस्ट है जो उनकी राय और अपनी क्षमता बार बार यानी कि बार में खड़े होने या कानून के विशेष ज्ञान या अनुभव के कारण क्या है इसके योग्य होते हैं। फिर बात करते हैं एक जो सीनियर वकील एडवोकेट होता है वो सुप्रीम कोर्ट में क्या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना या किसी अन्य अदालत या किसी भी अन्य न्यायाधिकरण में जूनियर के बिना उपस्थित होने का हकदार उनके पास नहीं रहता। अब बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में। अगर हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो ये केवल वकील ही होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई भी बड़ा मामला या दस्तावेज दाखिल कराने में क्या होते हैं इनको ये हकदार होते हैं। अब बात करते हैं अदर एडवोकेट्स के बारे में। अदर एडवोकेट से बात करते हैं उन्हें किसी भी पक्ष में की ओर से किसी भी मामले या किसी भी मैटर्स में उपस्थित होने और उन पर बहस करने की अनुमति होती है, लेकिन वे न्यायालय के सक्षम कोई भी दस्तावेज या मामला दायर नहीं कर सकते, उनके पास ये अधिकार देखने को नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने 26 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 12 की जो हमारी एनसीईआरटी बुक चल रही है सेकंड, जो कि हमारा यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे सॉरी जब इसका हम चैप्टर 27 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारे जो वीडियो पैटर्न चल रहा है वो किस सीरीज में चल रहा है और किस सीरीज में आगे कंटिन्यू होता रहेगा, तो मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ किस पैटर्न में हमारा चल रहा है। सबसे पहले देखिए, अगर हम वीक की बात करते हैं तो मंडे से लेके सैटरडे तक हम क्या करते हैं, एम लक्ष्मीकांत और इसके पैरेलल में एनसीईआरटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी वीडियो हम क्या करते हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें एनसीईआरटी में हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 26 तक कंप्लीट कर लिया है। और एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको भी हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया। ये पॉलिटिकल साइंस अभी चल रहा है हमारा एनसीईआरटी में।
वीकेंड की बात करें तो इसमें हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें जो कि हमारा 1995 से लेकर के 2021 तक है, जो कि हमारा क्या है यूनिट वाइज डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट था हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हमने हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट किया। अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी हमारा पंचायत वाला एमसीक्यू चल रहा है, पंचायत और जो पब्लिक पॉलिसी है वो वाला चल रहा है। जब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3 जो कि होगा हमारा जियोग्राफी का। और जब यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4 जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद हम अपना यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा सी सेट का। तो इसी तरीके से आगे हमारी वीडियो सीरीज कंटिन्यू वीकेंड का चलता रहेगा। जब पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स ये दोनों में से कोई एक बुक स्टार्ट कर देंगे। और इसके पैरेलल में हमारा एम लक्ष्मीकांत चलता रहेगा। 2-3 दिन में अब हम करंट अफेयर की भी वीडियो स्टार्ट कर लेंगे, जिससे कि क्या है जो कि आपके लिए जो आप गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन करें उसके लिए काफी ज्यादा क्या रहेगा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो वो शॉर्ट न्यूज रहेगी, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। मेनली वो 10 से 15 मिनट का करंट अफेयर वीडियो आपके लिए रहा करेगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अगर वीडियो के रिगार्डिंग में आपको सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप वहां पे जाकर के सजेशंस दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।